हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीटेट सुपर टेट का पहला बिंदु लेकर आया हूं, यानी प्रारंभिक चरण से पढ़ाई आपकी स्टार्ट करने चल रहा हूं। अब आपको आज से प्रारंभिक चरण में क्रमशः आपको मिलते रहेंगे वीडियो। सबसे पहले आप ये जानिए टेट सुपर टेट का सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है। टेट सुपर टेट में खासकर यूपी टेट सुपर टेट है ना, इसके अलावा आपका सी टेट क्या पढ़ना होता है अमूमन इन तीनों चीज़ों के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट। तो आइए देखिए आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। व्याकरण की बात आती है तो व्याकरण में व्याकरण का इतिहास आपको पढ़ना होता है, व्याकरण का इतिहास पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आपका महेश्वर सूत्र आ जाता है, महेश्वर सूत्र। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है प्रत्याहार। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है वर्ण अथवा वर्णभेद। इसके बाद आपका आता है यत्न प्रयत्न। संस्कृत में यत्न प्रयत्न का बड़ा महत्व है, आप इसको जानिए। छठे नंबर पे आ जाता है आपका उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थल। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं संधि, फिर पढ़ते हैं हम समास, फिर पढ़ते हैं कारक। उसके बाद आपका टॉपिक्स है, आगे का जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स आपको इतने सारे कितने टॉपिक पढ़ने हैं ये सारी चीज जान लीजिए। कारक पढ़ना है, फिर आपका शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है। इसके अलावा आपको 12 नंबर पे संख्या का ज्ञान होना है, संख्या पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको 13वें नंबर पे 13वें नंबर पे आपका हो जाएगा संख्या। संख्या के बाद आपका बच क्या रहा भाई, अव्यय एवं उपसर्ग पढ़ लेना है, अव्यय एवं उपसर्ग। फिर उसके बाद प्रत्यय, फिर आपको पढ़ लेना है अनुवाद का नियम, अनुवाद का नियम। और कुछ छूट तो नहीं रहा, अनुवाद का नियम हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया। और क्या है आपका और टॉपिक में आपका अभी कुछ टॉपिक शेष रहा, मैं लगता संज्ञाएं एवं परिभाषाएं शेष रह गई थी, संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। बाकी लास्ट में आपको पढ़ लेना संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो यूपी टेट और सुपर टेट या सी टेट के लिए अमूमन इतने आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं संस्कृत में। इतने टॉपिक का ज्ञान अगर आपको हो गया, संस्कृत में आप 30 में 30, 10 में 10 आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको सिलेबस के तहत इतना ही पढ़ना होता है, टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आता है, व्याकरण का इतिहास। यानी संस्कृत व्याकरण के इतिहास में जब हम अपना कदम रखते हैं तो संस्कृत व्याकरण का इतिहास बड़ा ही पुराना है, प्राचीनतम है। विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है। लगभग 5000 वर्ष पुराना हमारा क्या है, संस्कृत भाषा है। तो दूसरे नंबर पे चाइना की भाषा आती है, 3000 वर्ष पुरानी। यानी विश्व की 2 भाषाएं सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन हमारी संस्कृत है, उसके बाद चाइना की भाषा है, चीन की। तो व्याकरण का इतिहास यानी संस्कृत व्याकरण के इतिहास को जब हम देखते हैं, संस्कृत व्याकरण के इतिहास में, संस्कृत व्याकरण के इतिहास में आपको जो न्यूक्लिएट साबित होते हैं उनका नाम है पाणिनि।
संस्कृत व्याकरण के इतिहास में सबसे सर्वोपरि या मूर्धन्य नाम या मूर्धन्य विद्वानों में जो नाम आता है वो पाणिनि का आता है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। तो ये संस्कृत व्याकरण के जनक है, तो ये पाणिनि के आगे पीछे ही हमें जानना है। तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक है। पाणिनि ऐसे व्याकरण नहीं बने हैं। पाणिनि से पहले भी बहुत सारे विद्वान थे, लगभग 10 व्याकरण माने जाते हैं पाणिनि से पूर्व। कितने व्याकरण? 10 व्याकरण पाणिनि से पूर्व माने जाते हैं। और पाणिनि से पूर्व जो व्याकरण ग्रंथ था वो था ऐन्द्र व्याकरण। 10 व्याकरणों में एक व्याकरण ग्रंथ प्रचलित था जिसका नाम था ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र व्याकरण जिसके लेखक थे इंद्रदत्त। यही व्याकरण ग्रंथ प्रचलित था पाणिनि से पूर्व या पाणिनि के अष्टाध्यायी से पूर्व। तो 10 व्याकरण पाणिनि से पूर्व माने जाते हैं। हमारे संस्कृत व्याकरण में पूछा जाता है व्याकरण के आदि आचार्य, जनक तो ये हो गए। आदि आचार्य की बात आती है तो हम जो व्याकरण पढ़ते हैं अपने जीवन शैली में या अपने पठन पाठन में, तो वो जो व्याकरण हमें मिला है, पाणिनि को जो व्याकरण का ज्ञान हुआ था वो किससे हुआ था? भगवान शिव से हुआ था। शिव ने डमरू बजाया था, तो डमरू से पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी और वही अष्टाध्यायी ही आगे हम लोग आज अष्टाध्यायी आगे चल करके वार्तिक में परिणत हुआ, फिर महाभाष्य में परिणत हुआ, उसके बाद सिद्धांत कौमुदी, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी जो अब हमारे प्रकरण में है। यानी शिव द्वारा दिया गया ज्ञान ही आज तक हमारे प्रकरण में है। यानी जो व्याकरण हम पढ़ते हैं संस्कृत का, उसके आदि आचार्य कौन है? शिव जी हैं। आदि आचार्य कौन है? शिव है। ये आपको ध्यान रखना है। व्याकरण के आदि आचार्य कौन है? शिव जी हैं। व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। पाणिनि के पहले कितने व्याकरणों का उल्लेख मिलता है? तो 10 व्याकरणों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि से पूर्व कौन सा व्याकरण ग्रंथ प्रचलित था? ऐन्द्र व्याकरण ग्रंथ प्रचलित था। इसके लेखक कौन है? तो आप बताएंगे इंद्रदत्त। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं संस्कृत व्याकरण के इतिहास में, यानी पाणिनि से पूर्व की। तो आदि आचार्य की बात आती है, शिव जी है। जनक कौन है? पाणिनि है व्याकरण के। पाणिनि से पूर्व कितने व्याकरण? 10 हैं। और पाणिनि के अष्टाध्यायी से पूर्व कौन सा व्याकरण ग्रंथ प्रचलित था? आप बताएंगे ऐन्द्र व्याकरण। इसके लेखक कौन है? इंद्रदत्त है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके जो बनते हैं वो आप इसको पहले से जानिए। उसके बाद हम आते हैं पाणिनि पर। पाणिनि की बात आती है। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी नाम है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने जब रचना की, ऐसा नहीं था पाणिनि से पूर्व जो व्याकरण ग्रंथ था वो प्रचलित तो था ही अंत व्याकरण, लेकिन अष्टाध्यायी जो मान्यता पाई, अष्टाध्यायी के रूप में व्याकरण ग्रंथ में जो सर्वाधिक ख्याति मिली वो किसी और व्याकरण ग्रंथ में नहीं मिला। उसके पीछे कारण है। कारण ये था पाणिनि से पूर्व जितने भी व्याकरण थे वो किसी एक क्षेत्र में माहिर थे, विद्वान थे। वो अपनी विद्वता किसी एक क्षेत्र में दिखाते थे। लेकिन जब पाणिनि आते हैं तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, 8 अध्यायों से युक्त ग्रंथ लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। इन्होंने अपने अष्टाध्यायी में व्याकरण की वे सारी बातें की जो होनी चाहिए। व्याकरण में सारी बातें जो होनी चाहिए वो सारी बातें अष्टाध्यायी में कर दिया। इसीलिए व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा गया। यानी अष्टाध्यायी में संपूर्ण वे बातें थी जो व्याकरण ग्रंथ में होना चाहिए। तो पाणिनि को व्याकरण का जनक इसी कारण से माना गया। हालांकि आगे चलकर अष्टाध्यायी में संशोधन परिमार्जन किया गया था। कुछ कमियां जो रह गई थी उसको पूरा किसने किया था? वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक लिखकर पूरा किया। यानी अष्टाध्यायी के बाद वार्तिक की रचना हुई जिसके लेखक कौन थे? कात्यायन थे। और वार्तिक के बाद रचना हुई महाभाष्य की। महाभाष्य के बाद मिलता इसके लेखक थे पतंजलि थे। और इसके बाद जो रचना हुई वो होती है सिद्धांत कौमुदी की। सिद्धांत कौमुदी इसके लेखक थे भट्टोजी दीक्षित। और इसके बाद जो रचना आई उसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके लेखक कौन थे? वरदराज थे। वरदराज आचार्य, वरदराज आचार्य, कुछ भी कह लीजिए संधि करके। तो ये
व्याकरण के ग्रंथों का क्रम में पहले अष्टाध्यायी आई, फिर वार्तिक आया, महाभाष्य आया, सिद्धांत कौमुदी आई, लघु सिद्धांत कौमुदी आई, जिसके लेखक क्रम था पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित और वरदराज आचार्य हैं। यही संस्कृत साहित्य के, ये संस्कृत व्याकरण का इतिहास है। बाकी इसके बारे में हम चर्चा आगे पीछे करेंगे। तो सबसे पहले जो मूल बिंदु हमारे कौन है, पाणिनि है। पहले हम पाणिनि के बारे में जानेंगे, उनकी रचना के बारे में जानेंगे, फिर वार्तिक के बारे में जानेंगे, वार्तिकार कात्यायन के बारे में जानेंगे, महाभाष्य के बारे में जानेंगे, महाभाष्यकार पतंजलि के बारे में जानेंगे, सिद्धांत कौमुदी क्या के बारे में जानेंगे, भट्टो दीक्षित के बारे में जानेंगे। मतलब प्रत्येक क्रमशः रचे गए रचनाओं के नाम और क्रमशः लेखकों के बारे में हम सब कुछ क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने इस प्रकरण में जानेंगे। तो आज जो हमारा सिलेबस है, आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट के तहत हमने अपना आगाज कर दिया है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप हमारे वीडियो को कितना लाइक, शेयर और पसंद करते हैं, इसे कितना आगे बढ़ाते हैं और हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को कितना आप एक्सेप्ट करते हैं। ये क्रम से आपको धीरे धीरे हमारे भी सभी वीडियो में मिलते रहेंगे। आज की चर्चा इतनी ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।